हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ईगो इज़ द इनेमी। इसका मतलब अपने सबसे बड़े दुश्मन ईगो से लड़ना सीखे। इनका लेखक का नाम है रियान हॉलिडे। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ईगो इज़ द इनेमी में हम हमारे अंदर छिपे उस दुश्मन के बारे में जानेंगे जो हमें कामयाब नहीं बनने देता। हम यह देखेंगे कि ईगो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसे काबू करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसे काबू कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो ईगो के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एक कामयाबी पाने के या एक बार हारने के बाद रुक गए हैं, वे जो अपने ईगो का काबू करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे आलस, गुस्सा और घमंड। लेकिन इस किताब में हम एक ख़ास तरह के दुश्मन की बात करेंगे, जिसका नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत काम को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। यह किताब हमें बताती है कि ईगो असल में होता क्या है, किस तरह से आप इसे काबू कर सकते हैं और इसे काबू ना करने के क्या नुकसान हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे ईगो किस तरह हमारा दुश्मन हो सकता है, विनम्रता और महत्वाकांक्षा किस तरह से हमारे ईगो को काबू कर सकते हैं, खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझने का क्या फ़ायदा है। अध्याय नंबर 2। बिना काम किए तारीफ़ की ख्वाहिश करना ही ईगो है। हम में से हर किसी को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, भले ही वो तारीफ़ झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई हमारी मुलाकात हमारी बुराइयों से करा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झूठ एक छलावा होने के बाद भी इतना अच्छा लगता है और सच असलियत होने के बाद भी खराब? इसका जवाब है हमारा ईगो की वजह से। ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो चाहती है कि उसे हर उस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिले जो उसने नहीं किया। इस ईगो को बहुत तकलीफ़ होती है जब हम इसे बताते हैं कि यह गलत है। यह चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, भले ही वो इज्जत के लायक हो या ना हो। ईगो का उल्टा होता है महत्वाकांक्षा। इसका मतलब यह है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसे अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इस बात की उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके माता पिता या आपका कोई दोस्त आपको पैसे दे। इसका मतलब है आप उसे खुद कमाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट यूलाइलेस ग्रेट को ले लीजिए। वे अपने मिलिट्री के दिनों में बहुत फेमस हुआ करते थे। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वे प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए और जीत भी गए। लेकिन उन्हें राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे शब्दों में उन्हें वो चीज़ मिल गई जिसके वो लायक नहीं थे। दूसरी तरफ विलियम टेकुसे शर्मन भी ग्रेट के साथ मिलिट्री में काम करते थे। वे बहुत ही कामयाब था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को हासिल करने की जिद नहीं की जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं थे। वे मिलिट्री में एक लीडर बनने की कोशिश में लग गए। इसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तब आप महत्वाकांक्षी कहे जाते हैं। अध्याय नंबर 3। यह सोचिए कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बहुत से लोगों को सब कुछ पता होता है। शायद आपने कुछ इस तरह के शब्द सुने होंगे, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, या फिर जो तुम कर रहे हो
वो हम करके छोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे मत पढ़ाओ। जैसे कि हमने पहले कहा कि ईगो उस चीज़ को पाना चाहता है जिसके वो लायक नहीं है। इसलिए बहुत बार हम खुद को इस वहम में डाल लेते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और हमें सामने वाले से ज़्यादा पता है। अपने ईगो को काबू में करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखिए। वो हर व्यक्ति जिससे आप इस दुनिया में मिलते हैं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर जानता है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना। इसलिए जब भी कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करे तो आप उसकी बात को सुनिए। शायद आपने बिल गेट्स या वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। न जाने कितना पैसा कमा लेने के बाद भी और ना जाने कितने बिजनेस खरीदने, बेचने और बनाने के बाद भी बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ते हैं और वॉरेन बफेट हर रोज़ 5 अखबार पढ़ा करते हैं। जब आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं तो आप कभी यह नहीं सोचते कि आपको सब कुछ पता है। आप खुद से बेहतर लोगों को खोज निकालते हैं जो कि आपको कुछ नया सिखा सके। बिल गेट्स जिन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं वे लेखक उनके जितने कामयाब बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को एक स्टूडेंट बना कर रखते हैं और अपने ईगो को हावी नहीं होने देते। अध्याय नंबर 4, गिरने से पहले घमंड पैदा होता है। कभी कभी हम एक कामयाबी के लिए खुद को इतनी सराहना देने लगते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है। जब हम शुरुआत में इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो आगे के सफ़र में ना जाने कितने मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब हम एक बार कामयाब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। इसे ही घमंड कहते हैं, जो ईगो का एक अच्छा दोस्त है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते हैं। एक छोटी कामयाबी हासिल कर लेने पर हम सीखना छोड़ देते हैं और वहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है। हम अपने आसपास की चेतावनी को अनदेखा करने लगते हैं और अगर कोई हमें सलाह देता है या फिर हमें बताता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घमंड का दोस्त हमारा ईगो उसे बचाने के लिए आ जाता है और हमें यह एहसास दिलाने लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो कि अभी नहीं हुआ है। विनम्रता को हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें अभी भी बहुत दूर तक जाना है और अगर हम एक पेड़ की तरह अकड़ जाएंगे तो आंधी हमें तोड़कर गिरा देगी, लेकिन अगर हम एक पौधे की तरह लचीले रहेंगे तो आंधी आने पर हम झुक जाएंगे और उसे सहकर फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए विनम्रता को अपनाइए। अध्याय नंबर 5, दूसरों के काम की इज्जत करना सीखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को दूसरे व्यक्ति से नहीं करवा कर खुद ही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह व्यक्ति हमारे काम को बिगाड़ देगा। हम सोचते हैं कि उस काम को हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इस तरह से काम करना यह दिखाता है कि आपका ईगो आप पर हावी हो चुका है। इसके अलावा इस तरह से काम करना आपके लिए एक बोझ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमें अपने काम के लिए तारीफ़ मिले, इसलिए हम सारे काम खुद करने लगते हैं। लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना और साथ ही उनके काम को भी महत्व देना यह दिखाता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। सारे कामों को खुद करना छोड़कर कुछ कामों को दूसरे को करने दीजिए। इससे आपको लोगों की और उनके काम की इज्जत करना सीखते हैं। इससे आप खुद का समय बचाकर दूसरे कामों पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो सब कुछ खुद करने के बारे में सोचना भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब आप सारे फैसले खुद लेने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सही फैसले ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के हर एक पहलू में माहिर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि आप एक टीम बनाएं और उस पर भरोसा करना सीखें। अध्याय नंबर 6, एक व्यक्ति के कामयाब होने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ अकेले करके
बिना किसी के मदद के कामयाब हो सकते थे? क्या आपको लगता है कि आपको आज जो कुछ भी आता है उसे आप बिना किसी को बताए या सिखाए सीख सकते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बोलने और चलने जैसे आसान काम भी सीखने के लिए आपको आपके माता पिता की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद से उतना भी नहीं कर पाते। कामयाब होने पर हमारे अंदर यह भावना आती है कि हम काबिल हैं, लेकिन जब यह बताने का वक्त आता है कि हम इतने काबिल किसी की वजह से बन पाए तो हम मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करके हम यह जाहिर कर देंगे कि हम कमज़ोर हैं और ख़ुद से कुछ नहीं कर पाते। एक तरह से यह बात सच है। आप अकेले तो वाकई कुछ नहीं कर पाते, फिर सच से भागना क्यों? जब हमारे बहुत सारे फ़ैन हो जाते हैं या जब लोगों में यह बात फैलने लगती है कि हम बहुत काबिल व्यक्ति हैं, तो हम अपने काम के साथ साथ अपनी टीम के काम का भी क्रेडिट लेने लगते हैं, जो कि गलत बात है। माना कि एक सेलिब्रिटी का करियर इसी पर निर्भर करता है कि उसके कितने फ़ैन हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ तालमेल बनाकर रहने से और हर हालात में विनम्र बने रहने से कामयाबी हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती है। जब एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है तो अक्सर यह होता है कि उसकी स्पीच किसी और ने लिखी होती है, या फिर वो जो आंकड़े बताता है वो किसी और ने इकट्ठा किया होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि बोलने के बाद जो तालियां उसे मिल रही है उसका क्रेडिट वो अपनी टीम को दे। इस तरह से वे उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, और जहां रिश्ते अच्छे होते हैं वहां सब कुछ अच्छा होता है। अध्याय नंबर 7, अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ते रहिए। हारने का मतलब यह होता है कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं अभी आप उसके लायक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपको अपने हारने का बुरा लगता है तो समझ जाइए कि आपका ईगो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि उसे वो सब मिले जो वो चाहता है, भले ही वो उसके लायक हो या ना हो। सच बात यह है कि हारने पर सभी को बुरा लगता है, लेकिन कामयाब लोग अपनी हार से सीखते हैं। वो यह देखते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई, वे उसे किस तरह से सुधार सकते हैं, या अगर वे उसे नहीं सुधार सकते तो वे ऐसा क्या करें कि अगली बार उनसे वो गलती ना हो। हारने पर आप एक बार फिर से अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। हम हर बार इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि मेहनत का फल मीठा हो। कभी हम किसी काम को अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे नतीजे नहीं मिलते। इसे ही ज़िंदगी कहते हैं, और इस ज़िंदगी की ख़ास बात यह है कि यह चलती रहती है। तो आप भी अपनी एक हार को पकड़ कर बैठिए मत, उससे सीख कर आगे बढ़िए। इसके अलावा कभी कभी यह भी होता है कि हम मेहनत करके भी हमें कामयाबी मिल जाती है। इसे हम एक तरह से किस्मत कह सकते हैं, लेकिन यह किस्मत धोखेबाज होती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपको हर बार इसी तरह से कामयाबी मिल जाएगी। किसी जीत को भी पकड़कर मत बैठिए, उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए। कुल मिलाकर ईगो ही हमारा दुश्मन होता है, क्योंकि यह हमें इस वहम में डाल देता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी है। इस तरह से यह हमें कुछ नया सीखने से रोकता है, और साथ ही साथ कामयाब होने से भी। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने ईगो को काबू कीजिए। खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखिए और विनम्रता को अपनाइए। अपनी कामयाबी के लिए उनका आभार जताइए जो आपके साथ थे। अपनी हार से सीखिए, ना कि उसे पकड़कर बैठिए। इस तरह से आप अपने ईगो को काबू कर सकते हैं।